अच्छा, एक 2 मिनट सब्र कर लेते हैं, सब आते हैं फिर मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ। अच्छा अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि जो ड्रग्स टेस्ट है उसका सबसे हायर स्कोरिंग है, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, क्यों? मैं आपसे रीजन पूछ रही हूँ। मैम क्योंकि ड्रग्स की कंजप्शन टीनेजर्स में बहुत ज्यादा है सर्वे के मुताबिक, इसीलिए टेस्ट परसेंटेज ज्यादा, ड्रग टेस्ट ज्यादा करते हैं। और क्या रीजन है इसका? ये रीजन तो बताएं, और भी इसके अलावा भी तो कोई रीजन हो सकता है। आपने बहुत ज्यादा अच्छा रीजन दिया। क्या नाम है आपका? एग्जाम मैम। क्या नाम है? इजाम। जी मैम। हाँ, इजाम बहुत अच्छा बताया है। उसके अलावा और क्या रीजन हो सकता है? मैम उसके अलावा तो ध्यान में अभी तो कुछ नहीं आ रहा फिलहाल। और कोई बताएगा क्यों ड्रग्स टेस्ट सबसे ज्यादा है? वो इसीलिए क्योंकि जो इसके consequences है ना वो ज्यादा बहुत बुरे हैं। इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, उसके जो क्या नाम है रिजल्ट्स हैं, वो बहुत इफेक्ट है। एक तो इंडिविजुअल के लिए बहुत ज्यादा बुरे इसके इफेक्ट्स हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फॉर एग्जांपल कोई बंदा अल्कोहलिक है और उसकी ड्राइविंग की जॉब है, भाई वो तो एक्सीडेंट कर बैठेगा, ठीक है। या अगर कोई इंडिविजुअल जो है ना क्या नाम है किसी किस्म का भी ड्रग्स यूज कर रहा है, ठीक है, और उसकी कोई भी जॉब परफॉर्मेंस है, तो भाई वो तो सारी कैलकुलेशन गलत, क्योंकि भाई आपका तो माइंड ही, क्योंकि हमारा सारा काम माइंड से चल रहा होता है, हमारी बॉडी मूवमेंट भी माइंड से ही हो रही होती है। जब आपका माइंड ही क्या नाम है नम हो जाएगा तो उसके बाद तो कोई बात ही नहीं बची ना, तो आप तो कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो इसलिए क्या नाम है इसको ज्यादा क्या नाम है मॉनिटर किया जाता है। और सेकंड थिंग इज दैट कि जो इजाम ने बताया है कि यंग लोगों में इसकी कंजम्पशन ज्यादा है, तो ये भी एक रीजन होता है। और वैसे भी क्या नाम है अब तो आजकल तो इस तरह से हो गया है कि कहीं भी कोई भी कंज्यूम कर सकता है और इलीगल भी है, ठीक है। आपका इलीगल भी है, ज्यादातर कंट्रीज में बैंड भी किया हुआ है, यानी पाकिस्तान में तो टोटली भी बैंड है रिलीजियस और कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। पर वैसे भी जो है ना क्या नाम है और कंट्रीज में भी बहुत सारी कंट्रीज में बैंड किया हुआ है, तो उस लीगल प्रॉब्लम्स की वजह से भी इशू हो सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है यूज ऑफ टेस्टिंग? Less overall testing now, but more testing is used as a specific job skills and work demand increases. ठीक है, यानी कि वैसे तो टेस्ट को इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, पर अगर कहीं जॉब की डिमांड्स हैं तो वहां पर जाहिर सी बात है उसको यूज किया जाएगा, उसके बगैर आपकी स्क्रीनिंग नहीं होगी। अच्छा, स्क्रीन आउट द बैड ऑन दिस होने से इम्प्लॉय, ठीक है, क्यों क्यों किया जा रहा है? इसलिए क्योंकि भाई आपके पास हायरिंग ठीक हो, ठीक है। एंड रिड्यूस द टर्नओवर रेट बाय पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग। टर्नओवर रेट को कम करने के लिए क्योंकि ये टर्नओवर रेट जो होता है ना ये कॉस्टली पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, सोर्सेज ऑफ टेस्ट हमारे पास क्या है? टेस्ट पब्लिशर है। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में जो है ना वेबसाइट्स वगैरह भी पढ़ी थी, जिसमें हमारे पास क्या होता है टेस्ट वगैरह से रिलेट हेल्प मिल रही होती है। एक मिनट मैं आपकी अटेंडेंस ले लूँ। आपकी जो बच्चे नई क्लास ले रहे हैं आप उन फेलोज को जरा बता दीजिएगा कि ये सारी अटेंडेंस डिपार्टमेंट जा रही होती है, ताकि वो क्लास लें, या अगर नहीं भी लेंगे तो बाद में खुद प्रॉब्लम फेस करेंगे। अच्छा, कंप्यूटर इंटरैक्टिव टेस्ट। टाइप ऑफ टेस्ट में हमारे पास कौन कौन से टाइप्स आ गए? फर्स्ट हमारे पास स्पेशलाइज्ड वर्क सैंपल टेस्ट है, सेकंड न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट है, थर्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट है, एंड थर्ड फोर्थ जो है क्लरिकल कंपेयरिंग एंड चेकिंग टेस्ट है, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, आप मुझे फर्स्ट बताएं, मतलब इसको एक्सप्लेन करें, स्पेशलाइज्ड वर्क सैंपल टेस्ट क्या होता है? जो लोग किसी काम में स्पेशल होते हैं। नहीं, देखिए
थोड़ा सा और सही से बताएं। मिस स्पेशलाइज्ड वर्क सैंपल टेस्ट ये होगा कि अगर किसी भी जॉब के लिए हम किसी एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो पहले उसका उसी जॉब से रिलेटेड टेस्ट होगा। जी बिल्कुल सही बोल रही हैं तंजीला, आप बता रही हैं मुझे। यस मिस। अच्छा, ऑनलाइन में इतना मतलब देखिए पैटर्न चेंज हो गया। पहले स्टूडेंट जो है ना अपनी शक्ल से पहचाना जाता था जब हम फिजिकल क्लास लेते थे, बाय फेस स्टूडेंट याद होता था, अच्छा ये स्टूडेंट मेरा, ये स्टूडेंट। अब बाय वॉइस याद करना पड़ता है। अब कुछ बच्चे जो बार बार आंसर करते हैं उनकी वॉइस मुझे रिमाइंड हो जाती है कि हाँ ये इस बच्चे की आवाज़ है, ये इस बच्चे की आवाज़ है। ओके, अभी तो इंशाल्लाह इन अ वीक सब चीज़ें ओके हो जाएंगी। शायद सब चीज़ें यूनिवर्सिटीज़ वगैरह सब प्रॉपर तरीके से खुल जाए तो हो सकता है आपकी फाइनल एग्जाम्स और कुछ जो क्लासेस हैं वो फिर फिजिकल हो जाए। फाइनल एग्जाम्स तो शायद होंगे ही फिजिकल, बिकॉज अभी चीज़ें इंशाल्लाह नॉर्मल हो जाएंगी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पेपर्स वगैरह की अनाउंसमेंट्स भी हो रही हैं और क्या नाम है फिजिकल हो रही है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में क्लासेस कमिंग वीक में। लेट्स सी क्या होता है, गवर्नमेंट वक्त तक क्या अनाउंस करती है, अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है। ओके, स्पेशलाइज में तंजीला ने सही बताया, और कोई बताएगा मुझे? ओके, मेरे पास से कोई और बताने नहीं चाह रहा। वर्क सैंपल टेस्ट हमारे पास क्या होता है कि एप्लीकेंट को तो जो होता है कोई भी टास्क परफॉर्म करना होता है या एक्टिविटी जो कि उसकी जॉब में भी उसे परफॉर्म करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर उसका कोई राइटिंग वर्क है जॉब में तो उसको कोई भी मतलब टॉपिक दे दिया जाता है और उससे बोला जाता है कि आप इस पे कुछ लिख के दिखाएं, ठीक है। या कोई एनालिसिस का उसकी जॉब है, कोई एनालिसिस वगैरह करना है जॉब में, तो उसको कोई सिचुएशन दे दी जाती है और बोला जाता है कि आप इसको एनालिस करें, ठीक है। या अगर कोई टेक्निकल जॉब है तो उसको कोई जो है ना टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ के सॉल्यूशन मांगे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी ऐसी एक्टिविटी दे दी जाती है जो उसकी जॉब से रिलेट होती है, मतलब एक सैंपल कलेक्ट करने के लिए कि इसको ये आता भी है या नहीं भी आता, सही है। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी में सिंपल है, न्यूमेरिकल एबिलिटीज यानी आपकी मैथमेटिकल एबिलिटीज चेक की जाती है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट में आपकी जो है ना रीडिंग स्किल्स चेक की जाती है। आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत किए होंगे स्कूल लाइफ में। क्लरिकल कंपेयरिंग एंड चेकिंग टेस्ट, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, हम एग्जामिन करते हैं कैंडिडेट की एक्यूरेसी एंड स्पीड को, जो कि उसकी वर्क में भी होनी चाहिए उस काम को परफॉर्म करने के लिए या उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। कि ये उस जॉब के लिए परफेक्ट है, उस रोल में फिट हो रहा है, ठीक है। तो इंडिविजुअल की जो एक्यूरेसी स्पीड है या उसकी वे ऑफ वर्किंग उसको जो है ना एनालिसिस किया जाता है। अच्छा, ऑनलाइन टेस्ट में हमारे पास टेलीफोन प्री स्क्रीनिंग की जाती होगी। आपने देखा होगा कि सर प्राइवेट सेक्टर में ऐसा होता है, आपसे जो है ना फोन पे थोड़ी छोटी छोटी डिटेल्स दी जाती है। अच्छा, आप रहती कहाँ है, करंटली कहाँ जॉब कर रही हैं, और क्या नाम है, क्वालिफिकेशन क्या है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस किए जाते हैं, यानी कि टेलीफोन प्री स्क्रीनिंग, यानी थोड़ा आइडिया ले लिया जाता है कैंडिडेट का। ऑफलाइन कंप्यूटर टेस्ट, ठीक है, यानी कि ऑफलाइन कंप्यूटर टेस्ट यानी कि ऐसे रिटर्न जो है ना आपके कोई टेस्ट ले लिए जाए कंप्यूटर से, ठीक है। ऑफलाइन यानी कि जो कि ऑनलाइन ना हो ना, बेसिकली ऑफलाइन कंप्यूटर टेस्ट क्या होते हैं जो आपके
वैसे ही जो टेस्ट ले लिए जाते हैं। फिर क्या वर्चुअल इनबॉक्स टेस्ट होते हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम सॉल्विंग टेस्ट होती है, यानी आपके ऑनलाइन कोई टेस्ट वगैरह ले लिए, ठीक है। और देन उसके बाद हमारे पास टाइप ऑफ टेस्ट में कौन कौन से आ गए, कॉग्निटिव एबिलिटीज में हमारे पास फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट आ गया एंड देन सेकंड जो है ना एप्टीट्यूड आ गया। ओके, टेस्ट ऑफ जर्नल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी दैट मेजर अ रेंज ऑफ एबिलिटीज इंक्लूडिंग मेमोरी, वोकैबुलरी, ठीक है, वर्बल फ्लुएंसी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी इंटेलिजेंस चेक की जा रही है, उसकी रीडिंग कैसी है, विकैप्स कैसी है, मेमोरी कैसी है, ये सब चीजें देखी जा रही है। अच्छा, एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या देखा जाता है, मेंटल एबिलिटीज को देखी जाती है। फॉर एग्जांपल इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग कैसी है इंडिविजुअल की, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन कैसे करता है वो इंडिविजुअल, मेमोरी कैसी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी कैसी है। अच्छा, कोई मुझे बताइए इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग किसे कहते हैं, व्हाट इज इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग? पढ़ा है आपने कभी इससे पहले इसके बारे में? मिस पढ़ा तो है लेकिन याद नहीं है। अच्छा, अभी अभी क्या समझ आ रहा है, देखिए मैंने कहा अभी आपको देख के क्या समझ आ रहा है, कुछ तो आ रहा होगा, बताएं आप। बेटे कोई बता दे इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? किसी भी स्टेटमेंट के लिए कोई वेरिफिकेशन प्रोवाइड करना, लेकिन ये होता है कि ना उस पे कोई श्योरिटी नहीं होती है कि जो हम स्टेटमेंट के लिए कोई अगर वेरिफिकेशन या कोई प्रूफ दे रहे हैं तो वो बिल्कुल ठीक है या नहीं है। सही से बताएं, मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा। बेटे बताएं, कोशिश तो करें आप। मिस, एविडेंस प्रोवाइड करना किसी भी स्टेटमेंट के लिए, लेकिन उस पे ना पूरी एश्योरिटी नहीं होती है कि वो बिल्कुल ठीक है या नहीं है, शायद। तो ये इंडक्टिव है या डिडक्टिव है? इंडक्टिव। और बताएं और क्या होता है? मिस डिटेक्टिव का तो याद नहीं आ रहा। इंडक्टिव बता दें। बॉयज आप में से कोई बता दे, इल्जाम आप बताओ, और भी कितने सारे बच्चे हैं, सब बताएं ना। मैम मेरे ख्याल से इंडक्टिव जो होती है वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड होती है, कि ऑब्जर्वेशन बेस्ड कोई रीजनिंग हो, और डिडक्टिव में जो ऑब्जर्वेशन करेक्ट हो उसको रीजन करते हैं। सही। और इतना बस मुझे थोड़ा बहुत याद आया। और कोई बच्चा बता दे, कितने सारे बच्चे हैं क्लास में, कोई सब पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, 2-3 बच्चे ही करते हैं। मिस इंडक्टिव में जो है ना हमारे पास ऑब्जर्वेशन होती है, और हमारे पास मतलब कि जो ऑब्जर्वेशन होती है ना उसके बिहाफ पे हम कंक्लूजन लेते हैं, ठीक है।
तो इसमें जो है ना कोई एश्योरेंस नहीं होती हमें, कि हम श्योर नहीं होते। अगर हमारे पास कोई एविडेंस है तो हमारी जो ऑब्जर्वेशन है उसको लेकर हम श्योर नहीं होते इंडक्टिव में। और डिडक्टिव में ये है कि हमारे पास एक से ज्यादा ऑब्जर्वेशन होती है और हम जो है ना इसमें कोई एक ऑब्जर्वेशन पर अपना कंक्लूजन बता सकते हैं, मतलब कोई एक लॉजिक लगाकर हम बता सकते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं। आपका नाम क्या है? ऐश्वर्या। ऐश्वर्या बोल रही हैं। ओके, इसके अलावा और कोई बताएगा? इसमें ये जो आप कह रही है ना इंटेलिजेंट टेस्ट होता है, इसमें इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज होती है, मतलब जो जनरल इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज का टेस्ट किया जाता है और दूसरी में हम लोग स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटीज का टेस्ट करते हैं। यही डिफरेंस है दोनों में। देखिए, मैं एप्टीट्यूड टेस्ट में जो इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग है ना वो मैंने पूछा है। और कोई बताएगा मुझे? क्लास में कितने सारे बच्चे हैं और आंसर सिर्फ 2-4 बच्चे ही करते हैं। मैम डिडक्टिव में जो है ना, जो फैक्ट्स होती हैं, जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं, उनके बेसिस पे जो है ना कंक्लूजन जो है बनाया जाता है डिडक्टिव में। ओके, और और इंडक्टिव के अबाउट नहीं पता मुझे, डिडक्टिव के अबाउट बता दिया। अपना नाम बता दें। शरीफा यूनुस। और कोई बताए मुझे? बेटे कोई और भी बता दे। हारिस आप बता दो, हामिद बता दो। बेटे कितने सारे बच्चे, कोई पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। मिस डिडक्टिव में रीजनिंग में ये होता है, लॉजिकल सवाल पूछे जाते हैं कि वर्क से रिलेटेड के जो भी काम होगा उससे रिलेटेड लॉजिकल सवाल किए जाते हैं कि क्या डिसीजन लेता है ये। आई थिंक। आपका नाम क्या है? गुलाम नबी। गुलाम नबी। थैंक यू गुलाम नबी। और भी कोई बच्चा पार्टिसिपेट कर ले। पार्टिसिपेट कर ले। चलो, वैसे ज्यादा बच्चों ने आंसर कर दिया। कुछ ने थोड़ा सा सही बताया है, कुछ ने पूरा गलत बताया है, कुछ ने कोशिश की है। डिफरेंट फीडबैक मिले। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। वैसे तो इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है और रिसर्च टेक्निक है ये, ठीक है, बट हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि आप लोग को ना बेसिक डेफिनेशन हर चीज़ की पता होनी चाहिए। अगर आपको डेप्थ नॉलेज नहीं है, ये एक एजुकेट इंसान की निशानी होती है। ज़रूरी नहीं आपका सब्जेक्ट नहीं है तो आपको एक टर्मोलॉजी के बारे में बिल्कुल पता ना, ये थोड़ी अच्छी बात नहीं है। तो बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि कैसे ये होता है, क्या है क्या नहीं है, थोड़ा सा पता होना चाहिए। वैसे ही रिसर्च में ये बाकायदा एक पूरा चैप्टर है जिसको पढ़ाया जाता है रिसर्च स्टूडेंट्स को, ठीक है। अच्छा, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है? जो इंडक्टिव रीजनिंग है वो डेवलप करता है थ्योरी को, ठीक है, और इंडक्टिव क्या कर रहा होता है? टेस्ट कर रहा होता है एग्जिस्टेड थ्योरी को, यानी कि जो थ्योरी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसको टेस्ट करके उसे कंक्लूड करता है। पर जो इंडक्टिव है वो एक्चुअल में थ्योरी डेवलप कर रहा है।
जो हमारे पास इंडक्टिव है वो हमारे पास जो है ना साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन से जो है ना जर्नलाइज्ड हो जाता है, यानी कि ब्रॉड जर्नलाइजेशन होती है। और ये जो डिडक्टिव है ये हमारे पास जर्नल होती है, ठीक है। देन उसके बाद थ्योरी डेवलप होती है, थ्योरी डेवलप एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। पहले हमारे पास एक जर्नल है, जर्नल एक थ्योरी है जो कि फिर हमारे पास स्पेसिफिक उसको किया जाता है, ठीक है। यानी कि उसको जर्नलाइज से क्या किया जाता है, स्पेसिफिक किया जाता है। अच्छा, एंड जो हमारे पास जो इंडक्टिव है वो हमारे पास ऑब्जर्वेशन पे बेस करती है, जो कि कुछ बच्चों ने आंसर किया। और डिडक्टिव में हमारे पास क्या होते हैं, प्रीमिसेस होते हैं और आखिर में इन्फरेंस होता है, ठीक है। अच्छा, इंडक्टिव जो रीजनिंग है वो साइंटिफिक जो मेथड है उसमें यूज किया जाता है, जिसमें हमारे पास पहले हाइपोथेसिस होते हैं, फिर थ्योरी डेवलप होती है, आपने देखा होगा साइंस में बहुत सारी थ्योरीज हमारे पास होती हैं, वो इंडक्टिव रिसर्च रीजनिंग होती है, ये इंडक्टिव रिसर्च भी उसे कह सकते हैं, ठीक है। ओके, और हमारे पास जो डिडक्टिव होती है वो हमारे पास थ्योरी पे बेस करती है और इंडक्टिव ऑब्जर्वेशन पे। अच्छा, जर्नलाइज प्रिंसिपल होता है हमारे पास इंडक्टिव में। डिडक्टिव में हमारे पास क्या होता है, स्पेशल केस होता है, ठीक है। यानी किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे हम एग्री कर रहे हैं। अच्छा, जो जर्नलाइज हमारे पास प्रिंसिपल होता है वो वीक या स्ट्रांग हो सकता है, यानी कि वो जर्नलाइजेशन हमारे पास कितने हद तक एक्सेप्टेबल है उसके हिसाब से उसकी जो है ना स्केल डिसाइड किया जाता है कि कितना स्ट्रांग है कितना वीक है। और जो हमारे पास डिडक्टिव है वो वैलिड या इनवैलिड हो सकता है, यानी कोई भी एक स्पेशल केस लिया है, या तो वो वैलिड होगा या इनवैलिड होगा, यानी या सही होगा या गलत होगा, ठीक है। एंड जो हमारे पास इंडक्टिव है वो टॉप अप अप्रोच होती है, जो इंडक्टिव है वो हमारे पास क्या होती है, नहीं, जो इंडक्टिव है वो बॉटम अप अप्रोच होती है, जो डिडक्टिव है वो टॉप डाउन अप्रोच होती है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको बस थोड़ी सी छोटी छोटी चीजें बता दी इसके बारे में। आई होप कि आपने नोट डाउन किया होगा, और अगर नोट डाउन नहीं भी किया तो इट्स ओके, आप खुद पढ़ लीजिएगा। अगर पेपर में मैं कुछ पूछ लेती हूँ तो बस मुझे तो आंसर चाहिए, बिकॉज मैंने लेक्चर में कवर किया है, बाकी आपकी मर्जी है, आप लेक्चर्स में से खुद नोट डाउन कर करके करें या खुद सेल्फ स्टडी करें, जैसे भी आप करें, बस आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अच्छा, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन में किस तरह से होता होगा, जैसे वर्बल कॉम्प्रिहेंशन में, यानी कि वर्बल कॉम्प्रिहेंशन आपने रिटन कॉम्प्रिहेंशन सुना होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सुना होगा, ये सब चीजें तो सुनी होंगी। वर्बल में क्या किया जाता होगा कि इंडिविजुअल के जो है ना लिस्निंग कैपेबिलिटीज और लैंग्वेज स्किल्स को चेक किया जाता है, यानी कि कोई भी उसे कोई ना अब मुझे नहीं पता ये किस तरह से होता है, बट मैं जिस तरह से मुझे समझ आ रहा है कि अगर एक लैंग्वेज स्किल्स को चेक किया जा रहा है या वोकैबुलरी को चेक किया जा रहा है इंडिविजुअल के, तो उसको जो है ना वर्बली कोई भी जो है ना क्या नाम है स्पेसिफिक सिचुएशन बता रही है और फिर उसको जो है ना कॉम्प्रिहेंड करना होगा। यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से स्टूडेंट्स की जो है ना लैंग्वेज स्किल्स अच्छी होती है, वोकैब्स अच्छी होती है, जो कोई भी हम इंग्लिश की कोई मूवी देख रहे हैं, क्लिप देख रहे हैं या न्यूज़ देख रहे हैं, वो उसको जो है ना अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। पर जो बहुत से स्टूडेंट्स हैं उनको सबटाइटल देखने की ज़रूरत होती है या वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते। तो जॉब जो हायरिंग होती है उसमें भी इसको चेक किया जाता है कि एक इंडिविजुअल की जो वर्बल कॉम्प्रिहेंशन उससे किया करवाया जाता है और चेक किया जाता है कि इंडिविजुअल की जो वोकैबुलरी है, ये जो लैंग्वेज स्किल्स है वो कैसी है। बिकॉज इफ यू आर डीलिंग विद क्लाइंट्स, ठीक है, अगर आप क्लाइंट्स को या कस्टमर्स को डील कर रहे हो तो वो जो है ना क्या नाम है, जरूरी नहीं है कि आपकी नेटिव लैंग्वेज में ही बात करें, हो सकता है वो किसी दूसरी लैंग्वेज में बात करें, इंग्लिश में बात करें, कोई भी स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज भी हो सकती है, ठीक है। तो वो आपको जो है ना वो लैंग्वेज पर कमांड होना चाहिए, उसको एनालाइज किया जा रहा होता है, वो देखा जा रहा होता है कि इंडिविजुअल के लैंग्वेज स्किल्स कहते हैं। नॉर्मली हमारे पास इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, तो इंग्लिश के ही चेक किए जा रहे होते हैं, इसकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है जो है ना, इसकी लैंग्वेज स्किल्स कैसी है, इसकी वोकैबुलरी कैसी है, कितना अंडरस्टैंड करता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास मेमोरी चेक की जाती है एंड न्यूमेरिकल एबिलिटीज भी चेक की जाती है इंडिविजुअल की। ओके, देन हमारे पास आ गया टेस्ट ऑफ मॉनिटर एबिलिटीज। हमारे पास मॉनिटर नहीं, मोटर एबिलिटीज है, टेस्ट ऑफ मोटर एबिलिटीज। कोई मुझे बताएगा मोटर एबिलिटीज कौन सी होती हैं?
बेटे कोई बता दे। कोई भी नहीं बता रहा मैम जो मुझे। रिएक्शन टाइम होता है उसमें ये कि किसी बात पे या किसी वर्ड पे वो कैसे कितने टाइम में रिएक्ट करता है, मतलब फौरन रिएक्ट करता है या कुछ देर बाद रिएक्ट करता है। जैसे किसी को कोई काम के लिए बोलो तो वो कितने टाइम में उसको करता है, यानी कि कितना टाइम टोटल रिएक्शन। और फिंगर डेक्स्ट्रिटी में मेरे ख्याल से जो मैनुअल डेक्स्ट्रिटी मुझे तो मैम समझ नहीं आ रहा। फिंगर में मुझे ये लगता है कि जो ऑब्जेक्ट होती है, यानी कि स्मॉल ऑब्जेक्ट होती है, उनको कैसे कंट्रोल या हैंडल कर सकते हैं थ्रू फिंगर्स। सही, आगे और बताएं, थोड़ा और ये एक्सप्लेन करें। मैनुअल, ये इतना समझ है मैनुअल डेक्स्ट्रिटी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। ओके, सही, और कोई बताएगा? बेटे मुझे कोई तो आंसर कर दे। मिस मोटर एक्टिविटी का मतलब है जो आपको वर्क प्लेस पे जो एसेंशियल चीजें आनी चाहिए, जैसे कि आज के दौर में आईटी की आपको नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा बहुत चलाना आना चाहिए, आपको कोऑर्डिनेशन आनी चाहिए, सबके साथ कोऑर्डिनेट करके काम आना चाहिए। ये सारी चीजों को शायद मोटर एक्टिविटीज कहते हैं। और कोई बताएगा? टीचर आई थिंक मोटर एक्टिविटीज वो हैं जो हमें आते हैं, जो हमारे अंदर स्किल्स हैं, जैसे वॉकिंग, लाइक रनिंग, जो हमें आते हैं। ये आपको आते हैं, ये वो वाले स्किल्स होते हैं जो आपको आते हैं। और कोई बताएगा मुझे या नहीं? बस इतने ही रिस्पॉन्स मिलना है मुझे। मिस शायद किसी भी अनसर्टेन कंडीशन का रिप्लाई देना अपनी एक्टिविटी के थ्रू। ओके, मैं बता देती हूँ। अब बहुत थैंक यू सो मच, आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग बताते हैं ना, मुझे मुझे बड़ा वैल्यू फील होता है कि मैं पूछ रही हूँ तो मुझे जवाब दे रहे हैं। जब नहीं देते हैं तो फिर मुझे काफ़ी बुरा भी लगता है कि भाई आप जवाब तो देना, भले वो गलत ही दें, पर आप बताएं मुझे, मुझे पता तो चले आप लोग के दिमागों में क्या चल रहा है, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि मेरी क्लास के पास कितनी नॉलेज है या क्या क्या चीज़ें आती हैं। ओके,
वैसे जो मोटर एक्टिविटी होती हैं ये वो एक्टिविटी मोटर एबिलिटीज वो एबिलिटीज होती हैं जिनको हम लर्न कर सकते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें जो हमारे पास मतलब इनेंट ना हो या इनबोर्न एबिलिटीज ना हो, मतलब हमारे पास जो चीज़ें नेचुरल, मतलब कुछ चीज़ें तो हमारे पास बड़ी एक नेचुरल होती है ना, कुछ चीज़ें हम लर्न करते हैं, तो ये हमारे पास लर्न एबिलिटीज यानी मोटर स्किल्स वो वाली स्किल्स होती है जिनको हम लर्न कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे परफॉर्मेंस इज एन एक्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ मोटर स्किल, जो कि हमारी जो भी परफॉर्मेंस होती है, जैसे फॉर एग्जांपल क्लास में हमारी परफॉर्मेंस हो गई, जॉब में परफॉर्मेंस हो गई, अगर हम स्पोर्ट में हैं स्पोर्ट में हमारी परफॉर्मेंस हो गई, किसी भी चीज़ में जो हमारी परफॉर्मेंस होती है वो बेसिकली एक एग्जांपल है मोटर स्किल्स की, ठीक है। हमारी परफॉर्मेंस अच्छी या बुरी होती है अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, ठीक है, जितना हम चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं, जितनी चीज़ों को सीखते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों ने बोला कि जैसे आईटी की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, ऑफ कोर्स उनको भी हम लर्न कर सकते हैं, पर कुछ जो बेसिक हमारे पास मोटर एक्टिविटीज है, जैसे सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग, ये सब हमारे पास मोटर एक्टिविटीज में आ जाती है। जैसे बच्चा पैदा होता है वो सब चीज़ें उसको आती नहीं है, एबिलिटी है उसमें करने की, बट वो सब हम उसे क्या कर रहे हैं, एबिलिटी हम इंसानों में हर चीज़ की है, ऑल कैन डू एवरीथिंग, कोई भी इंसान किसी भी हिसाब से अल्लाह ताला ने उसे कम नहीं बनाया है, बस सारी बात प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस की है, जो जितना प्रैक्टिस करता है वो इतना गेन करता है। तो हम क्या कर रहे होते हैं, उसको टीच कर रहे होते हैं चीज़ों को। तो इस तरह जब ऑर्गेनाइजेशन में भी एक इंडिविजुअल आता है तो वो एक बहुत लंबे प्रोसेस से गुजर के आता है, पहले चाइल्डहुड, फिर उसकी स्कूलिंग, फिर कॉलेज, फिर इंटर, उस ड्यूरेशन में उसने जितना रीड किया, जितना सीखा, जितना नॉलेज गेन किया, जितनी ट्रेनिंग्स ली, जितनी इंटर्नशिप्स की, जितनी स्किल्स सीखे, वो सब जो है ना क्या नाम है उस जॉब पे एप्लीकेंट हो रही होती है, ठीक है, अप्लाई हो रही होती है, उसको जो है ना इम्प्लीमेंट किया जा रहा होता है। तो जितना इंसान को जितना अच्छा आएगा उतना ज़्यादा जो है ना उसको प्रेफर किया जा रहा होगा जॉब के उसको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, जो जैसे कि एक इंडिविजुअल को अगर आईटी की अच्छी नॉलेज है, सॉफ्टवेयर का यूज़ आ रहा है, टाइपिंग उसकी अच्छी है, एक्सेल यूज़ करना आ रहा है और कंप्यूटर लिटरेट है, तो इसका मतलब उसको जो नहीं है उसके अगेंस्ट में दूसरे को प्रेफरेंसेस मिलेंगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मोटर एबिलिटी सच एज फिंगर डेलेक्स्ट्री हो गया, मैनुअल डेलेक्स्ट्री हो गया, रेड टैम हो गया। यानी कि फिंगर डेलेक्स्ट्री यानी कि भाई कीबोर्ड जो टाइपिंग होती है उसमें यही तो हो रहा होता है कि आपकी फिंगर्स की मूवमेंट कितनी ज़्यादा है, कितनी जल्दी आप टाइप कर रहे हैं, टाइपिंग हम फिंगर से कर रहे हैं। मैनुअल डेलेक्स्ट्री, ठीक है, कोई भी क्या नाम है आप इंस्ट्रूमेंट उठा रहे हैं, रख रहे हैं, या कोई भी मशीन चला रहे हैं, उसको मैनुअल यानी कि हाथ से जो किया जा रहा है, यानी आप चीज़ों को मैनुअल करें, जैसे आपने देखा होगा ना कि मैनुअल जो क्या नाम है रिकॉर्डिंग होती है मैनुअल, उसे ही कहते हैं, ठीक है। रिएक्टिव टाइम यानी किसी भी चीज़ को कितना जल्दी रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कितने आप एक्टिव माइंड है। अच्छा, टेस्ट ऑफ फिजिकल एबिलिटीज, जिसमें हमारे पास क्या आ जाती है, किस तरह से मेजर किया जाता है, स्टैटिक स्ट्रेंथ के स्ट्रेंथ से मेजर किया जाता है, डायनामिक स्ट्रेंथ से किया जाता है, बॉडी कोऑर्डिनेशन से एंड स्टैमिना से। अच्छा, स्टैटिक टेस्ट स्ट्रेंथ किसे कहते हैं, आप मुझे बताएं। आप में से कौन कौन बच्चे जो है ना क्या नाम है एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, या जिम वगैरह, या एक्सरसाइज या शौक है, गर्ल्स एंड बॉयज में कौन है ऐसा। मैं करता हूँ। बेटा आपका नाम क्या है। गुलाम नबी। गुलाम नबी, आपको तो फिर पता होगा स्टैटिक स्ट्रेंथ किसे कहते हैं। नहीं मिस, नहीं पता। आप क्या क्या करते हैं। मिस हम स्ट्रेचिंग करते हैं और हल्का फुल्का वेट लिफ्टिंग करते हैं जिम में। स्ट्रेचिंग करते हैं, अच्छा, यानी आपको इतनी ज्यादा अभी नॉलेज नहीं है इसके बारे में। नो मिस। ओके, और कोई है जिनको पता होगा। चौड़े बन के। और कोई है जिनको पता होगा कि ये स्टैटिक स्ट्रेंथ क्या होता है।
ओके मैं आपको बता देती हूँ। पर्सनली मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है, तो मुझे पता भी है चीज़ें, ठीक है। अच्छा, स्टैटिक स्ट्रेंथ इसे कहते हैं, जैसे आपका प्लंक या चेयर पोजीशन हो गया, ठीक है, या बेंच पोजीशन हो गया, यानी किसी एक पोजीशन पे आपको सस्टेन रहना पड़ता है कुछ टाइम के लिए, तो वो स्ट्रेंथ चेक की जाती है। वैसे तो ये बोलने में बड़ा आसान होता है कि आप किसी भी पोजीशन पे कितने टाइम भी आप रह सकते हैं, इसमें क्या मुश्किल है, पर आप जब करते हैं ना तो आपको फिर अंदाज़ा होता है, इट्स टू टफ, ठीक है। तो स्टैटिक स्ट्रेंथ जैसे आप प्लंक करते हैं आपको 2 मिनट के लिए भी रहना मुश्किल होता है, आप कभी करके देखिएगा, तो वो स्ट्रेंथ चेक की जाती है। हमेशा फोर्सेस में इसको देखा जाता है ज़्यादातर। या फिर उसके अलावा हमारे पास चेयर पोजीशन में आप चेयर बनते हैं, नीचे की ग्रेविटी आपको मतलब फुली फोर्सली आपको अट्रैक्ट कर रही होती है, बट आपको पोजीशन सस्टेन करना होता है, तो ये आपकी मसल स्ट्रेंथ चेक की जाती है कि आपकी कितनी अच्छी। डायनामिक स्ट्रेंथ में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ गई, जैसे पुशअप्स आ गए, बेंच प्रेस आ गया, डेड लिफ्ट आ गए, ठीक है, ये हमारे पास डायनामिक स्ट्रेंथ में आ गए। बॉडी कोऑर्डिनेशन में हमारे पास रॉक जंपिंग आ गई, जैसे हम रॉक जंपिंग जिसमें हमारे पास पूरी बॉडी की जो चीज़ें हैं ना वो कोऑर्डिनेट करिए, हम आंखों से रॉक को देख रहे हैं कि रॉक कब नीचे जा रही है, हाथों से उस रॉक को ऊपर कर रहे हैं, पाँव से जंप कर रहे हैं, ठीक है, ब्रीथिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, हमारे पास पूरी बॉडी हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेशन है हमारी। हम जैसे अगर रॉक को 1 सेकंड भी नहीं देखते हैं, ठीक है, हमारा फोकस हटता है, हमारी रॉक टांगों में फंस जाती है और हमारी जो होता है वो सीक्वेंस खराब हो जाता है। तो हमारी बॉडी कोऑर्डिनेशन भी चेक की जाती है, हम जितना अच्छा कोऑर्डिनेट करेंगे बॉडी के साथ, इतनी ज़्यादा हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप्स हम कर सकेंगे। स्टेमिना किस तरह से चेक किया जाता है, स्टेमिना स्विमिंग होती है, साइकिलिंग होती है, रनिंग होती है, ठीक है, इनसे जो है ना स्टेमिना भी इंडिविजुअल को चेक किया जाता है। आपने देखा होगा फोर्सेस के जो टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें जो है ना एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन यानी 10 मिनट्स में इतने माइल्स आपको रन करना है, इस तरह से जो है ना टारगेट्स दिए जाते हैं, पुशअप्स के भी टारगेट्स दिए जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, फिजिकल एबिलिटीज होती हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाते हैं, अच्छा आप लोगों को एक छोटा सा मैं असाइनमेंट दे रही हूँ। ये हमारे पास जो है ना मैकेनिकल कॉम्प्रिहेंशन है। मैकेनिकल कॉम्प्रिहेंशन भी एक टाइप का टेस्ट होता है जिसमें से ये एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, जिसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ है, विच गेयर विल टर्न द सेम वे एज द ड्राइवर। अच्छा, ड्राइवर इसमें ये है, ठीक है, ये हमारे पास ए है एंड ये हमारे पास बी है। अब ये जो ड्राइवर है इसका एरो इस तरह से आ रहा है, तो अब ये बताना है कि विच गेयर, गेयर ए या गेयर बी, टर्न द सेम वे एज द ड्राइवर, ठीक है, कौन सा जो गेयर है, गेयर ए या गेयर बी, ड्राइवर के ही एंगल में टर्न होगा, ठीक है। तो दिस इज द प्रॉब्लम, यू हैव टू सॉल्व इट। वैसे तो मुझे आंसर पता है पर मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि एक छोटा सा पजल है आपके लिए नेक्स्ट क्लास के लिए। और नेक्स्ट जो और चैप्टर है वो भी आप रीड कीजिएगा, और हमारी क्लास अभी 1 मिनट में ही ऑफ हो जाएगी इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इस असाइनमेंट के साथ। और किसी को अगर कुछ पूछना है तो वो बता दे मुझे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 मिनट का ही टाइम रह गया हमारी क्लास, इसके बाद पॉइंट ऑफ हो जाएगी। मैम ये सिर्फ एक लाइन में लिखना है? बेटे बस आपको सिर्फ आंसर बताना है कि